बरस नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ़्ज़ान सेहत के साथ एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मारूफ सर्जन डॉक्टर राशिद काजी साहब, जो पिछले 2 एपिसोड्स में हमारे साथ मौजूद थे और जिनसे हमने कई मौज़ूआत पर जो है गुफ्तगू की और काफ़ी सेहरासिल बहस की। लेकिन आज का जो मौजू हम चुन रहे हैं उसका सीधा ताल्लुक़ हर किसी से है, हर शख्स से है। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है निज़ाम हज़म से ताल्लुक़ रखता है और हम आज राशिद काजी साहब से उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और उस दौरान निज़ाम हज़म के ताल्लुक़ से जो बातें करेंगे उसमें ख़ास तौर से हम लोग जो है पेप्टिक अल्सर्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी मतलब जो है बीमारियों को लेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे और आप बड़े इत्मीनान से उनके गुफ्तगू को सुनिए। डॉक्टर साहब, आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में एक मरतबा। थैंक यू वेरी मच साहब। और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि आज भी हम बड़ी अच्छी मुफीद गुफ्तगू आवाम के ताल्लुक़ से जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि निज़ाम हज़म जो है और उसके ताल्लुक़ से आप पहले बता दीजिए कि निज़ाम हज़म क्या है और यूनानी नुक्ता नज़र से हज़म का फ़ेल जो है वो कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से वो मतलब जो है वो अंजाम पाता है। डॉक्टर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। निज़ाम हज़म जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शंस है। जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे जिस्म के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने वाला जो अमल है वो निज़ाम इंहिज़ाम का अमल है। मतलब जो डाइट्स, जो न्यूट्रिशन, जो फ्लूइड्स जो हम लेते हैं वो डायरेक्ट अपने नेचुरल फॉर्म में तो यूज़ नहीं होते। बॉडी उनको अपने लिए काबिल इस्तेमाल बनाती है, मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट करती है, मुख्तलिफ इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की वजह से, केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी अशिया खुर्दनोश है हमारे जिस्म के लिए काबिल इस्तेमाल बनती है और उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल होती है। तो ये डाइजेशन का अमल जो है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो है, ये जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट है, इनका इंहिज़ाम जो है कार्बोहाइड्रेट का तो बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और जो है तो फिर बाकी चीज़ों का स्टमक में और फिर डिओडिनम में और इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। और इस तरह से ये चीज़ें मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में पहुंचती है और लीवर में मेटाबोलाइट होने के बाद जो जिस्म के लिए काबिल इस्तेमाल चीज़ें होती है वो खून एक मीडिया है, उसके जरिए उसमें शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं पाखाने के जरिए और फीसिस के जरिए खारिज हो जाते हैं। अगर हम यूनानी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो यूनानी अतिब्बा हमको ये बताते हैं कि जो हमारे खाने पीने की जो अशिया खुर्दनोश है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मिरी के जरिए, इसोफिगस के जरिए मैदे में पहुँचती है और मैदे में जाने के बाद इस पर इसका इंहिज़ाम का अमल होता है और एक कैमूस में तब्दील होने के बाद ये लीवर को पहुंचती है। लीवर को जब ये मैदा और अस्नाए अशरियात के जरिए अमल से गुजर के, इंहिज़ाम के अमल से गुजर कर जब ये लीवर को पहुंचती है तो एक कैमूस की शक्ल होती है। कैमूस से जय्यद होता है, कैमूस से गैर जय्यद होता है और ये कैमूस जो है फिर लीवर में यहाँ पर उसका इस्तेहाला होता है और ये मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक उनकी ज़रूरत के मुताबिक पहुँचा दिया जाता है। तो अखलात तो इसी से बनते हैं, मतलब लीवर में जो कैमूस लीवर में पहुँचता है उसी से अखलात बनते हैं और वो फिर जिस्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसकी चल रही है कि हाइपर एसिडिटी, जिसको देखो शिकायत साहब हाइपर एसिडिटी हो गई, तनाव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या ये भाग दौड़ की ज़िंदगी वगैरह जो है तो तनाव भरी ज़िंदगी भी निज़ाम हज़म पर असर डालती है? बिल्कुल, निज़ाम हज़म पर इसका गहरा असर है, डायरेक्ट रिलेशन है। और अब हम उसको देखा जाए अगर तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर्स इन दिस मॉडर्न सिनेरियो इन दिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन होता है और वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से, जैसा आप जानते हैं कि वेगस इज द सिक्रेटोमोटर नर्व, इसके स्टिमुलेशन की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशंस बढ़ जाता है और उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी और अल्सर्स का प्रॉब्लम होता है। मतलब एंग्जाइटी और स्ट्रेस का बहुत गहरा रिश्ता है ये सब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ। तो इसके अलावा जैसे जो निज़ाम हज़म की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, हाइपर एसिडिटी हुई और उसके बाद में जो प्रोग्रेस अगर डिजीज़ करे तो अल्सर्स हो जाते हैं और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, तो इनके जो ख़ास असबाब क्या हो सकते हैं? जी, हम आपसे आज बात करेंगे अल्सर्स पर और हाइपर एसिडिटी पर, गैस्ट्राइटिस पर। तो
जो ये बीमारी पैदा होती है, अल्सर उसको कहते हैं कि मैदे की म्यूकस मेम्ब्रेन में, स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन में या डियोडिनम की म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं इरोजन हो जाए, कहीं पर डिसकंटिन्यूटी हो जाए। अल्सर इज द डिसकंटिन्यूटी इन द म्यूकोजा, द डेफिनेशन ऑफ द अल्सर। तो वो डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से वहां पर एक जख्म सा बन जाता है जिसको अल्सर कहा जाता है। तो अल्सर फॉर्मेशन के बहुत सारे असबाब हैं। डियोडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, दो टाइप के अल्सर होते हैं। जो स्टोमक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर फॉर्म होते हैं उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, जो डियोडिनम में फॉर्म होते हैं उसको डियोडिनल अल्सर कहते हैं। इसके मॉडर्न साइंस ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, यूनानी अतिब्बा ने भी इस पर बहुत काफी रोशनी डाली है। यूनानी अतिब्बा के लिहाज से सफरावी अखलात का गलबा जो है, और सफरावी अखलात के गलबे की वजह से इरिटेशन जो होता है म्यूकोजा को, उसकी वजह से अल्सर्स फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। और मॉडर्न साइंस की रोशनी में अल्सर और अल्सर फॉर्मेशन के बहुत सारे कॉजेज दिए हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल फैक्टर मैंने आपको बताया कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन आइदर बाय स्ट्रेस और बाय एंजाइटी, किसी वजह से। उसके अलावा है फूड से एक गहरा रिश्ता है, मतलब अगर हमारा खाना जो हम खा रहे हैं वो स्पाइसी डाइट हो और सिंथेटिक फूड हो, और हरी करी एंड वरी इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अल्सर फॉर्मेशन, मतलब जो हम गिजा खा रहे हैं वो बहुत जल्दी में खाई जाए, या ऐसे वक्त में खाना खाया जाए जब जहन तफक्कुरात में घिरा हुआ हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, इसमें एसिडिटी और अल्सर फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा अगर हम खाना बहुत जल्दी खा रहे हैं तो हरी करी एंड वरी, ये तीनों वजह से भी अल्सर फॉर्म हो सकता है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो सकती है। उसके अलावा दीगर असबाब है कि एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर फॉर्म होता है, और यह ऑर्गेनिज्म जो है तो स्टोमक के कल्चर में, स्टोमक के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है और अल्सर फॉर्मेशन का कॉज बनता है। नॉर्मल फ्लोरा में रहता है डॉक्टर साहब? नॉर्मल फ्लोरा में भी रहता है, और स्टोमक की नॉर्मल फ्लोरा में, मतलब स्टोमक की जो फ्लोरा है वो इसके लिए एकदम सूटेबल एनवायरनमेंट है एच पाइलोरी के लिए। बहुत सारे लोगों में, अक्सर लोगों में पाया जाता है, लेकिन सब लोगों में उनकी इम्यूनिटी और मुदाफियत के लिहाज से वो अल्सर कॉज नहीं कर पाता। अगर दूसरे कॉजेज उसके साथ कंबाइन हो जाए तो अल्सर फॉर्म होता है। मतलब इट इज अ पैथोजेनिक, मतलब कंडीशन उसके लिए पैदा हो जाए तो ग्रो करने की उसकी जो है वो सब बढ़ जाती है और वो अल्सर कॉज करता है। उसके अलावा इंडोक्राइन फैक्टर हैं, जैसे पैंक्रियाज में आप जानते हैं कि बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और बीटा सेल्स की डिफिशियंसी से डायबिटीज मेलाइटस होता है। कुछ नॉन बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, गामा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं। तो जो पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस में नॉन बीटा सेल्स होते हैं, उनके ट्यूमर की वजह से ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम फॉर्म होता है, और वो भी एक मल्टीपल अल्सर का एक अहम कॉज है। तो इंडोक्राइन कॉज जो है वो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है। उसके अलावा दीगर असबाब है, जैसे चाय नोशी बहुत ज्यादा करना, गर्म मशरूबात का मुसलसल इस्तेमाल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, ये सब अल्सर फॉर्मेशन के असबाब है। इन्हीं सब चीजों से गैस्ट्राइटिस होता है, इन्हीं सब चीजों से एसिडिटी और इन्हीं सब चीजों से अल्सर फॉर्म होते हैं। गैसेस वगैरह उसी वजह से मतलब जो है बनती है। तो डॉक्टर साहब मतलब ये तो खैर असबाब के ऊपर बातचीत हो गई है, तो खास तौर से पर्टिकुलरली जब हम देखें कि अल्सर जो है गैस्ट्रिक अल्सर हुआ या ड्यूडिनल अल्सर हुआ, तो ये हम लोग किस तरीके से इसकी तशखीस कैसी करेंगे कि या आया ये ड्यूडिनल अल्सर है या जो है तो गैस्ट्रिक अल्सर है? जी डॉक्टर साहब, किसी भी मर्ज की तशखीस करने के लिए हमको अलामात देखनी होती है, मरीज में जो अलामात है, जो सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, और हम अपनी तशखीस को मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्रूव करते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो जो अलामात पाई जाती है गैस्ट्रिक अल्सर में, मतलब जो अल्सर स्टमक में पैदा होते हैं, उनमें यह होता है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, सीवियर पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, और जलन का एहसास रहता है, मैदे में और खाने की नली में जलन का एहसास होता है। और ये दर्द और जलन उस वक्त बहुत बढ़ जाता है जब पेशेंट कुछ लुकमा मुंह में डालता है और वो स्टमक में पहुंचता है, क्योंकि वो लुकमा, वो बोलस ऑफ द फूड इज इरिटेटिंग टू द अल्सर सरफेस, इरिटेटिंग टू द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, और उसकी वजह से पेन बढ़ जाता है। यहाँ तक पेन बढ़ जाता है कि मरीज बेहाल होके खुद वॉमिट करके अपना खाया हुआ लुकमा वापस निकाल देता है अपनी ग़िज़ा। तो वॉमिटिंग के जरिए इसको रिलैक्स हो जाता है। तो मरीज हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब मुझे एपिगैस्ट्रिक रीजन में मुझे यहाँ दर्द होता है, बहुत जलन होती है, मैं कुछ खाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, और मैं जब वॉमिट कर देता हूँ तो मुझे आराम हो जाता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर की अलामत है। उसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर में जब ये हैबिट हो जाती है तो मरीज अवॉइड करता है फूड ही अवॉइड करता है। अवॉइड करने की वजह से वेट लॉस होता है, खून की कमी होती है, ये भी अलामतें हैं अल्सर की। अच्छा, वेट गेन भी होता है इस मर्ज के अंदर कभी? डियोडिनल अल्सर्स जो फॉर्म होते हैं डॉक्टर साहब, उसमें
पेशेंट को खाने के बाद राहत होती है, उसमें हंगर पेन होता है, मतलब भूखे रहने से मरीज को बहुत दर्द होता है, और जब मरीज कुछ चीज खाता है तो दर्द में उसको राहत हो जाती है, राहत मिलती है। तो इस अमल की वजह से मरीज मुसलसल कुछ ना कुछ खाता रहता है, और ओवर डाइट की वजह से वेट गेन होता है। उसके अलावा डियोडिनल अल्सर में जो दर्द होता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में ज्यादा होता है बनिस्बत एपिगैस्ट्रिक रीजन के, मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड में ज्यादा दर्द होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर में बीच में एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है। तो ये तो खैर इसकी अलामतें हुई, ख़ासतौर से मतलब जो है गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर की आपने अलामत फ़ारिक़ा जो है बड़ी अच्छी सी बता दी। तो डॉक्टर साहब मैं इसके बारे में ही बताना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, सवाल करना चाहूँगा कि कुछ इसकी ऐसे अवारज़ात भी हो सकते हैं जिसको मतलब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं आम ज़बान के अंदर। डॉक्टर साहब तशखीस अगर वक्त पर हो जाए और इलाज सही मिल जाए मरीज को तो उसको अवारज़ात से बचाया जा सकता है। तशखीस हम क्लिनिकली डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन अगर हमको कंफर्म करना है तो हम बेरियम स्टडीज करते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रो देते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रो देने के बाद उसकी मल्टीपल एक्सरे फिल्म्स लेते हैं, और उसमें जो इरेगुलर म्यूकोजा है उसकी वजह से हम अल्सर का डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन अगर हमको और कंफर्म करना हो तो हम इंडोस्कोपिक स्टडीज करते हैं, उससे अल्सर की साइट और अल्सर की साइज वगैरह हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो जाती है। इस तरह डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। अगर डायग्नोसिस हो जाए वक्त पर और मुनासिब इलाज मिल जाए तो अवारज़ात से बचा जा सकता है। अच्छा, इलाज के ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्सर के मरीजों को अगर उसको गैस्ट्रिक अल्सर या डियोडिनल अल्सर फॉर्म हो गया है, जैसा कि ये औरतों में कम उसकी वो है इंसिडेंस, औरतों में कम है और मर्दों में इसका इंसिडेंस ज्यादा है, क्योंकि अपने हमारे ईस्टर्न कल्चर में सिगरेट स्मोकिंग, स्ट्रेस, बराबर अल्कोहल, ये सब मर्दों की चीजें हैं, औरतें इससे बहुत दूर होती हैं, तो इसलिए मर्दों में ज्यादा पाई जाने वाली चीजें हैं। इसके इलाज में हम मॉडर्न साइड से देखें अल्सर के आइदर गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर, तो हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसे रेनाटिडिन देते हैं, फेमोटिडिन देते हैं, सेमिटिडिन वगैरह देते हैं, और प्रोटोन पंप ब्लॉकर देते हैं, जैसे प्रोटोन पंप ब्लॉकर्स में जैसे ओमेप्राजोल है, इसेमाप्राजोल है, पेंटाप्राजोल वगैरह ये दवाएं इस्तेमाल होती है। और दूसरी दवाएं जैसे मैग्नीशियम और अमोनियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोराइड्स यूज होती है, जेलुसेल, एमपीएस, म्यूकेन जेल बहुत सारी मार्केट्स में मौजूद है। इन सब दवाओं से उसका इलाज किया जाता है। यूनानी नुक्ते नजर से देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाएं मौजूद है यूनानी में, जिससे हम एक अल्सर या हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो मस्तगी रूमी नाम की एक दवा आती है जो एंटी एच पाइलोरी किट के तौर पर बहुत अच्छी तरह काम करती है, जबकि हम मॉडर्न में हमारे पास कोई सक्सेसफुल एच पाइलोरी किट मौजूद नहीं है। मौजूदा सिनेरियो में जो दिया जाता है वो मॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम TDS और मेट्रोनिडाज़ोल 400 मिलीग्राम TDS और ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम BD, ये सबसे कॉमन एच पाइलोरी किट है, लेकिन इसका भी कोई खातिर ख्वाह इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया। तो मस्तगी रूमी पे अगर रिसर्च किया जाए तो ये एच पाइलोरी के खिलाफ बहुत अच्छी एक्टिविटी रखती है और एच पाइलोरी इरिडिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। तो किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब इसको? मस्तगी रूमी को मार्केट में माजून के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जवारिश मस्तगी के नाम से अवेलेबल है, हमदर्द की और बहुत सारी कंपनियों की आती है, या आप इसको सफूफ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 ग्राम सुबह और 7 ग्राम शाम सफूफ मस्तगी। उसके अलावा जो हमारे पास दवाएं हैं अल्सर और हाइपर एसिडिटी के लिए, जैसे जवारिश अनारैन है, कुर्से अलकली है, और कुर्से गिलनार है, शरबत हब्बुलास है, और एक अहम सिम्टम जो है गैस्ट्राइटिस का, गैस्ट्रिक अल्सर का, के हेमेटेमेसिस होता है, मुंह से कई के जरिए खून आने लगता है, और डियोडिनल अल्सर में मेलेना ज्यादा कॉमन होता है, वैसे उसमें भी खून आ सकता है। कैसे? तो उसके लिए हमारे पास शरबत अंजबार है बहुत अच्छा, जिसका रिजल्ट है हेमेटेमेसिस में या मेलेना के केसेस में। मेलेना मतलब ये कि जो लैट्रिन के जरिए खून के खारिज होते हैं, डार्क ब्लैक यूरिन होता है या ब्लैकिश यूरिन, ब्लैकिश स्टूल होता है। जी। तो ये तो मतलब जो है बातचीत हुई डॉक्टर साहब इसके ताल्लुक से, ये इसके इलाज के ताल्लुक से। मेरे को ये ख़ास तौर से बताइए आप कि जो अल्सर्स होते हैं और मॉडर्न में जो अल्सर हीलिंग जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, रेनाटिडिन, फेमोटिडिन या ओमेप्राजोल वगैरह, तो हमारी यूनानी के अंदर कुछ ऐसा कुछ दवाएं जो अल्सर को हील करती हों? जी, अल्सर को हील करने के लिए हमारे पास जो खास दवा है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टी स्पेशली फॉर गैस्ट्रिक अल्सर इट इज डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट यूनानी लिटरेचर, वो है रुधवंती नाम से एक दवा है। रुधवंती आप उसको सुफूफ के शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका एक पेटेंट फॉर्मुलेशन आता है माजूद में अजीब रुधवंती वाला। अच्छा, ये आप बहुत ही इसका इफेक्ट है अल्सर हीलिंग प्रॉपर्टी, हमदर्द का है। अच्छा। और उसके अलावा एक दवा यूज होती है शरबत हब्बुलास के नाम से, जिसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। कुर्से गिलनार, कुर्से कोहरबाए शमई, ये सब हीलिंग प्रॉपर्टी मेडिसिन
अच्छा, राल का भी कोई रोल है डॉक्टर साहब इसमें? राल और इसबगोल का भी रोल है। ये दवाएं लुआबियात में से हैं और ये कोटिंग एजेंट है। कोटिंग एजेंट, जैसे हम सुक्रालफेट यूज करते हैं जो कोट करती है अल्सर को, ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट है। जैसे बाहर के जैसे बाहर के जख्मों को तो हम जो है तो ड्रेसिंग करके वो कर सकते हैं, तो ये जो दवाएं खासतौर से इसबगोल और ये राल जो है लुआबियात है और ये सुक्रालफेट के तौर पर यूनानी में काम करते हैं। जैसे सुक्रालफेट है, सुक्राफिल सिरप है, वो कोटिंग एजेंट है, वैसे ये हमारे कोटिंग एजेंट है। हाँ, तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे एक बार और कि जो अवारजात इसके जो होते हैं खासतौर से अल्सर्स वगैरह के, तो उसके ताल्लुक से कुछ थोड़ी डिटेल आप बता दीजिए। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डॉक्टर रिजवी साहब, गैस्ट्रिक अल्सर हो या डिओडिनल अल्सर हो, इसके एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। तो कॉम्प्लिकेशन में खास तौर से अगर हम बर वक्त मरीज की तशखीस हो जाए, उसको मुनासिब इलाज कर दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जो अहम कॉम्प्लिकेशन है अल्सर्स के, वो एक परफोरेशन है, मतलब उसमें जहाँ अल्सर है वहाँ से वो म्यूकोजा थीन होकर फट जाती है और जो सिक्रीशन से जो स्टोमक के सिक्रीशन है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस डेवलप होता है। ये एक सीरियस इमरजेंसी सर्जिकल कंडीशन है। उसके अलावा जो है तो बहुत ज्यादा इंटरनल हेमोरेज, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा अल्सर के कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी ये होता है कि जस्ट आपको मालूम है कि स्टोमक और पेंक्रियाज रिलेशन में है। स्टोमक के फंडस है उसमें टेल ऑफ द पेंक्रियाज का रिलेशन है, तो अल्सर परफोरेट करके पेनक्रियास को इरिटेट कर सकता है और पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, वो सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है। ये अवारजात है, लेकिन अगर हम बर वक्त इलाज किया जाए तो अवारजात से बचा जा सकता है। मरीज को मालूम होना चाहिए कि मुझको हाइपर एसिडिटी है, मैं अल्सर फॉर्म होने के लिए एक प्रोन कैंडिडेट हूँ, और मुझको मालूम होना चाहिए कि जब भी मुझे बहुत शदीद दर्द उठे या बहुत ज्यादा खून में कै में खून आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक प्लेन एक्सरे एब्डोमिन करना चाहिए। अगर गैस अंडर डायफ्राम देखता है मरीज, इतना अवेयरनेस अल्सर के मरीज को डॉक्टर को सिखाना चाहिए कि जब आपको बहुत ज्यादा दर्द उठे किसी वक्त तो आप एक एक्सरे प्लेन एब्डोमिन स्टैंडिंग कर लीजिए जाकर और आप पूछ लीजिए रेडियोलॉजिस्ट से कि गैस अंडर डायफ्राम है, परफोरेशन तो नहीं है। अगर परफोरेशन है तो आप इमीडिएट एडमिट हो जाइए और ऑपरेशन मस्ट है। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, दिस इज अ ड्यूटी ऑफ सर्जन हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट। चलिए, बड़ी मुफीद बात हुई। डॉक्टर साहब, इसके इलाज के ताल्लुक से मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से तो खैर हो ही जाता है, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, यूनानी से, लेकिन अगर इन केस सर्जिकल ज़रूरत पड़ी जाती है इंसान को तो उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? अल्सर के पेशेंट में डॉक्टर साहब यूजुअली सर्जरी की जरूरत परफोरेशन के केसेस में पड़ती है, या तो फिर जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स, उनमें मैलिग्नेंसी में कैंसर में चेंज होने की बहुत मतलब ज्यादा वो काबिलियत होती है, टेंडेंसी होती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं, जो स्टोमक में अल्सर होते हैं, वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। अच्छा। तो इन केसेस में सर्जरी का रोल होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जब इंडोस्कोपी करते हैं तो इंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं, मतलब अल्सर का एक छोटा सा पीस लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं कि आया अल्सर में कुछ मैलिग्नेंट सेल्स है, कुछ मतलब कुछ वहाँ पर कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर कुछ कैंसर के मैलिग्नेंट जर्रात पाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज परफोरेशन के केसेस में पड़ती है। मुख्तलिफ सर्जरीज जो अल्सर के पेशेंट को की जाती है उनकी जरूरत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, उसमें है वेगेटोमी है, मतलब जो वेगस नर्व है जो स्टोमक को सप्लाई कर रही है उससे उसकी सप्लाई को डिसकंटिन्यू किया जाता है, उसको डिनर्वेशन कहा जाता है। उसको हाई सिलेक्टिव वेगेटोमी कहते हैं, पार्शियल वेगेटोमी कहते हैं, यानी स्टोमक को जो नर्व सप्लाई है उसको मुनक़ता कर दिया जाता है। अच्छा। इसको ऑपरेशन का नाम हाई सिलेक्टिव वेगेटोमी या वेगेटोमी है, पार्शियल वेगेटोमी। उसके अलावा कभी कभी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं कैंसर फॉर्म हो गया तो जितना हिस्सा इन्वॉल्व है उसको कट करके निकाल देते हैं, एक्साइज आउट कर देते हैं, उसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभी कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी की जरूरत पड़ती है, मतलब पूरा स्टोमक कट करके निकालना पड़ता है और हमको डिओडिनम को एनास्मोस करना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी गैस्ट्रोजियोजेनोस्टोमी की जाती है। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस है जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से करने पड़ते हैं। और सिंपल अगर अल्सर परफोरेट होता है तो उसको सुचर कर दिया जाता है, उसको लाइगेट कर दिया जाता है। अच्छा। तो ये तो सब डॉक्टर साहब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बातें हुई, और जो कि मतलब जो है ऑपरेशन करवाकर ही मतलब जो है सर्जन से कंसल्ट करने के बाद ही इंसान वो कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे अमराज हैं, निज़ामे इंहिज़ाम इज अ कॉमन साइट ऑफ डिसीज एक्चुअली, बिकॉज़ मैं कॉमन बता रहा हूं, जैसे कि दीदान अमा है या फिर जो है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इनके ऊपर थोड़ा सा बहुत सारे अमराज ऐसे हैं निज़ामे इंहिज़ाम के जिनको यूनानी मेडिसिन से कंजर्वेटिवली बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकता है। जैसे एक आपको बताया मैंने कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर्स है। उसके अलावा
जो उसके अलावा जो डिसीजेस हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, इंटेस्टाइनल वर्म्स है, हेलमिंथियासिस है, इन सब अमराज का यूनानी मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह इलाज किया जाता है। और स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें मरीज परेशान होता है, ये एक पुरानी कंडीशन है और इसकी वजह से अक्सर वेट लॉस होता है, मरीज को ऑफ एंड ऑन लूज मोशंस होते रहते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो एनेमिक हो जाता है और जो भी खाता है वो पास आउट हो जाता है। तो इस कंडीशन में एलोपैथिक मेडिसिन का कोई खास रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे लुआबियात हैं और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिनके जरिए हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को यूनानी मेडिसिन से सक्सेसफुली ट्रीट किया। उसके लिए मैं आपको खास तौर से एक नुस्खा बताना चाहूंगा। 4 तुख्म यूज होता है, आम नुस्खा है, आम दवाएं हर जगह मिलती हैं। 4 बीज यूज होते हैं, उसमें है एक तुख्म इसबगोल, तुख्म कसूस और तुख्म रेहा और तुख्म बारतन। ये चारों को 10-10 ग्राम या 5-5 ग्राम लेकर रात में पानी में भिगोया जाए और सुबह में उसको छानकर पी लिया जाए तो ये अल्सरेटिव। डॉक्टर साहब जो एक और प्रॉब्लम होती है जो मुख्तसर वक्त में मैं चाहूँगा कि आप बता दें उसको। एक प्रॉब्लम होती है उसकी कब्ज़ की, तो कब्ज़ के ताल्लुक से कोई खास चीज़ बता दीजिए जिससे रूटीन में अगर इस्तेमाल करें इंसान कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो यूनानी में मौजूद है वो इसबगोल है। सुबह से इसबगोल अगर आदमी कोई मुसलसल इस्तेमाल करे तो ये साइड इफेक्ट फ्री मेडिसिन है और इससे कब्ज़ से और डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे अमराज से बचा जा सकता है। सुबह से इसबगोल वो न्यूट्रोलेक्स पाउडर के नाम से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मार्केट में बहुत शुक्रिया। आप हमसे रूबरू हुए और हमारे आवाम को, हमारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा आपने जो है तो मुफीद मालूमात फ़राहम की। इंशाअल्लाह ये लोग जो हैं, जो नाजरीन हैं वो देखने वाले इसको फॉलो करेंगे और इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी अगली प्रोग्राम तक के आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।